नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, नेवी एसएसआर एमआर को लेकर जो है इनटेक 2025 से जो आपके स्टार्ट हुआ था बच्चों, इसमें फर्स्ट जो आईएनसीटी जो इन्होंने लिया था और उसके बाद जो है मतलब जो पहला प्रीलिम्स लिया था, उसके बाद 3 जो है इन्होंने सेकंड फेज के जो है रिजल्ट धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। पहले लास्ट यानी सेकंड 2025 का आपका रिजल्ट आया था। अभी जो फिलहाल है इन्होंने 2026 मतलब इनटेक 1 2026 का जो सेकंड स्टेज के जो रिजल्ट है वो आपके क्या किया है, कॉल अप लेटर बच्चों को बुला लिया गया है, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज सेकंड को लेकर जो है बच्चों आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन जीके जीएस के क्वेश्चंस की एक सीरीज हम चला रहे हैं ना। आप जानते हैं जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी आपका देखो इनटेक फर्स्ट के लिए हमने कितने अच्छे से जीके जीएस को प्रैक्टिस किया था। तो अभी हमारा जो मेन पर्पस है वही है कि हम आपके मल्टीपल क्वेश्चन साथ ही साथ में जो पीवाईक्यूज हैं, पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एक बढ़िया सा प्रैक्टिस करें और अपनी एग्जाम को जो है, अपनी जो तैयारी है और अपनी तैयारी करने का जो पर्पस है कि भाई नेवी में सिलेक्ट होना है, एयरफोर्स में सिलेक्ट होना है, आर्मी में सिलेक्ट होना है, तो उसको हम फुलफिल करें। चलिए, तो आज की क्लास से हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं। आप इस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछा गया, विशेषकर आर्मी और इनमें। और लेवल भी आप देखेंगे कि हमारा जो लेवल है वो अन्य लेवल से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक डिप्रेशंस इन अमेरिकन हिस्ट्री, इन विच ईयर डिड इट बिगिन। यहाँ पर पूछा है कि बच्चों एक महामंदी हुई थी अमेरिका के इतिहास में। तो बच्चों यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये महामंदी का, ये थोड़ा सा वर्ल्ड जो है आपके नॉलेज को लेकर है या वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि कंसिडर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भैया अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक हालत क्यों थी। अब ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्यों है, तो अभी आपको पता है कि अमेरिका में है ट्रंप महोदय। कौन है? ट्रंप। और ट्रंप लगा रहे हैं भर भर के टैरिफ। क्या लगा रहे हैं? टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये टैरिफ जब ये लगा रहे हैं बच्चों, तो इस टैरिफ के कारण जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से जो है आर्थिक मंदी आने की संभावना हो रही है। डिप्रेशन जो है फिर से धीरे धीरे हर देश के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से हमने पूछ लिया है। तो बताओ अमेरिका के इतिहास में महामंदी जो है वो आई थी, वो कब वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी बच्चों 1929। कब शुरू हुई थी? 1929 में। इसके साथ ही साथ आपको 2 डेट और याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, ये स्टार्ट हुआ था बच्चों 1914 से लेके तो 1918 तक। इसमें हीरो जो था वो था अमेरिका, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ था बच्चों आपका 1939, और इसमें एक सबसे बड़ा कारण अमेरिका की आर्थिक मंदी भी थी, है ना, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट की होड़ में लग गया और जर्मनी को भी सपोर्ट करने लग गया। और जब जर्मनी को सपोर्ट किया तो जर्मनी बढ़कर जो है 1939 तक पावरफुल हुआ, हिटलर मिला, हिटलर ने युद्ध का आगाज कर दिया। फिर फाइनली 1945 में आपको पता होना चाहिए कि 1945 में अगस्त की बात है ना, अगस्त 1945 में आप 2 डेट याद रखिएगा, एक है 6 अगस्त और एक याद रखिएगा आपके 9 अगस्त। 6 अगस्त में हिरोशिमा में बच्चों, कहाँ पर? हिरोशिमा में, है ना। कौन सा बम? लिटिल बॉय। बम का नाम याद रखिएगा, लिटिल बॉय। और नागासाकी में, कहां पर? नागासाकी में जो बम आपके डाला गया था उसका नाम जो बम था उसका नाम है फैटमैन। ठीक, तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा। ये जापान के 2 आइलैंड हैं जहां पर फर्स्ट टाइम एटॉमिक बॉम्ब का प्रयोग किया गया। और ये एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब या क्वांटम एनर्जी, दैट इज ओपनहाइमर। कौन था? ओपनहाइमर। तो ये सारी चीजें कोरिलेट कर दिया है मैंने इस क्वेश्चन से। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, टैरिफ से क्वेश्चन आए, तो किसी भी प्रकार का करंट का भी क्वेश्चन आए तो आप इससे बना लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। जीवीए, ये एक इकोनॉमिक टर्म है बच्चों। जीवीए का फुल फॉर्म क्या है? ये एब्रीविएशन आपसे पूछे ही जाएंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एब्रीविएशन हो, चाहे इंस्टीट्यूशन से संबंधित एब्रीविएशन हो। तो ये भाई साहब ये मन में ध्यान रख लो कि भाई चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई इकोनॉमिक टर्म्स हो या कंप्यूटर की टर्म्स हो, आपको यहाँ पे एब्रीविएशन पढ़ के जाना ही है। यहाँ पे पूछा है जीवीए का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है ग्रॉस वैल्यूएशन एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये दोनों सेम नहीं लग रहे?
हाँ दोनों सेम सेम है ना। चलिए देखिएगा आगे है ग्रॉस वैल्यू एवल, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में वैल्यू एवल लिखा है, तो यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं लिखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक। समझ रहे हैं आपको, यहाँ इंग्लिश आपको दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन जो इसका हिंदी है वो देखो थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये एक तरह का टैक्स जो है एडिशन होता है ना, जो आपके जिस तरह से प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाता है उस प्रोडक्ट के ऊपर उसके हिसाब से टैक्स जो है लगता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गेहूं है, गेहूं का यहाँ पे आपके क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, गेहूं प्रोडक्शन कौन करता है, फार्मर करता है, फार्मर इसे मंडी में ले जाता है, बेच देता है, जो पैसा आता है उसको रख लेता है, फिर वो जो आपके मंडी में जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर जो होते हैं, वो इसे किसी कंपनी को देते हैं, कंपनी जो है इसका क्या करती है, वैल्यू एडिट करती है। क्या इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, आपके 2000 रुपए थी, ठीक है, और अब वैल्यू जो है कंपनी में जाके इसने जैसे ही बिस्किट बनाया है ना, या किसी और पर्पस में यूज किया, या फिर आपके ब्रेड बनाया, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ के जब आपके बढ़ा तो उस वैल्यू के ऊपर जो आपके टैक्स लगेगा उसी को कहा जाता है जीवीए। क्या कहा जाता है, जीवीए। तो ये थोड़ा सा एक टर्म्स है जो आपको समझना होगा, जिसे कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी हर वैल्यू पर आपके उचित मात्रा में या उचित जो है आपके अनुपात में टैक्स लगाना। अगला क्या है, सिंहल। सिंहल निम्नलिखित में से किस देश की राजभाषा है। बच्चों सिंहल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नेपाल की है, नहीं भैया, नेपाल तो नेपाली बोलेंगे। म्यांमार बर्मी, ये बर्मी बोलेंगे, नहीं है। भूटान भूटानी बोलेंगे, मतलब ये आपके तिब्बतन लोग हैं, तिब्बत ज्यादा तिब्बती भाषा ज्यादा बोलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आएगा श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम ही क्या था बच्चों, सिंहल। हमारे कई भारतीय राजा हुए हैं जो श्रीलंका को जीते हैं, हमारे कई भारतीय राजा हुए हैं जो श्रीलंका में गए भी हैं बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर, जैसे अशोक, अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। श्रीलंका की राजधानी क्या थी, सिंहल, यानी श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था, सिंहल कहा जाता था, इसलिए इसकी राजभाषा भी क्या है, सिंहल है। इसका आपके मेन पर्पस ये है कि जैसे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कैपिटल से क्वेश्चन आ सकता है आपका बच्चों, किससे आता है, कैपिटल से, फिर आता है करेंसी से, किससे आता है, करेंसी से। तो कैपिटल, करेंसी, लैंग्वेज, इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कभी कभी पुराने नाम पूछ लिए जाते, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बर्मा का या श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, बता दोगे, है ना। जैसे पूछ ले कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा बर्मा क्या था बच्चों, बर्मा था। पूछ लिया जाए कि श्याम किसका, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, श्याम जो है वो किस देश का पुराना नाम था। क्लियर, ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री इज श्याम, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मुझे बताइएगा आंसर करके कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है बच्चों, ये आपके वर्ल्ड प्रोडक्शंस या इंडियन स्टेट्स प्रोडक्शन, ये क्वेश्चंस आप मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर जो प्रोडक्शन है बच्चों, इंडिया तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर तो होगा ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा रशिया, यूएसए, कनाडा या चाइना। चाइना इसमें आपको पता है कि सब टमाटर भी आर्टिफिशियल बना देगा भाई साहब, क्या बना देगा, टमाटर भी कैसे बना देगा, आर्टिफिशियल। बस आप तो खाओ, आप तो डिमांड करो, आपको 1 रुपए में चाहिए तो देगा, 2 रुपए में चाहिए तो देगा, 10 रुपए में चाहिए तो देगा। अरे क्लियर। तो चाइना इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना, और चाइना ने ही जो है आपके विश्व में टमाटर को या आपके टोमेटो प्रोडक्शन को लेकर जो है सबसे पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है बच्चों। WHO के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो हम देख लेते हैं। WHO की फाउंडेशन होती है बच्चों 7 अप्रैल इन 1948 ड्यू टू कोरोना। ये सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन निकला था विद द मतलब सिक्योर ऑफ हेल्थ, लाइक सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ और इन सब पर्पस के लेकर। और 7 अप्रैल को हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को एवरी ईयर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। इतनी बात क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है बच्चों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अरे क्लियर। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया और WHO से रिलेटेड हमारे क्या हो गए, फैक्ट हो गए। नाउ नेक्स्ट अगला है, मनुष्य के कान से ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक होता है, ये बताइए कौन सा शोर है जो शारीरिक रूप से दर्दनाक होगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो कान है वो एक पर्टिकुलर जो है फ्रिक्वेंसी को ही क्या कर पाते हैं, या पर्टिकुलर साउंड को जो है उसी को क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। इससे ज़्यादा अगर साउंड होगा तो हमारे कान जो है या तो पर्दे फट जाएंगे या फिर जो है
है आपके कोई ना कोई डिसीज हो जाएगा आपके ईयर को लेकर, ठीक। और ये जो है आप देखेंगे कि इसमें 10, 30, 50 ये नॉर्मल है। इसके बाद अगर आपके डेसिबल बढ़ता है तो हमारे जो ईयर है वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सी जो आपके डेसिबल है जिसमें मनुष्य के कान के लिए दर्दनाक या आपके हालत खराब हो सकती है। तो नॉइस अबाउट द बीकम्स अ फिजिकली पेनफुल फॉर ह्यूमंस, तो ऐसे में राइट आंसर होगा 80 डेसिबल। कितना होगा, 80 डेसिबल। ये एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो डेसिबल है एक यूनिट है, इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं आगे। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीयर्स। देखो स्पीयर्स की अगर हम बात पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आपके एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये सरफेस हो गया। सरफेस के बाद क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसियस स्ट्रक्चर पाया जाता है और इन्हीं गैसियस स्ट्रक्चर में एक लेयर पाई जाती है, अलग अलग लेयर पाई जाती है। जैसे सबसे पहले ट्रोपो, फिर उसके बाद स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद आपके मीजो, क्या होती है, मीजो, मीजो के बाद जो होती है आपके आइनो, क्या होती है, आइनो, और आइनो के बाद होती है बच्चों एक्सो, क्या होती है, एक्सो। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हिंदी में भी, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसे समताप मंडल कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, समताप। इसे मध्य मंडल कहते हैं, इसे आयन मंडल कहते हैं, और इसे कहा जाता है आपके बाह्य मंडल। क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल। इंग्लिश में बोले तो आपके स्ट्रीटो, ट्रोपो, स्ट्रीटो, मीजो, आइनो और एक्सोस्फीयर, ठीक। ये इतनी सारी लेयर जो है आपके हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब इस वायुमंडल में जब ये लेयर पाई जाती है तो यहां पर हमें जानना होगा कि जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचली परत है वायुमंडल की, और जो बाह्य मंडल है यानी एक्सोस्फीयर है ये सबसे बाहरी परत है वायुमंडल की। और यहां पे ये ध्यान रखना होगा कि बाह्य मंडल से हमें स्पेस दिखता है, और क्षोभ मंडल जो है, हम जो यहाँ इस धरती पर रहने वाले लोग हैं, हमें क्षोभ मंडल दिखाई देता है। इसमें अगर हम बात करें, क्षोभ मंडल में सारी क्रियाएं जैसे तूफान का आना, बारिश का होना, और बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना, है ना, बाहरी तूफान, थंडरबोल्ट, हवाओं का चलना, ये सारी गतिविधियां आपके क्षोभ मंडल में ही होती है। दूसरा, जब स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर वो स्फीयर है जहां पर एयर जो आपकी कंपोजिशन या एयर जो आपके सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है। आपके ऐसे ही नहीं होता कि यूं ही कभी इधर की हवा चल गई, कभी उधर की हवा चल गई। बहुत पैरेलल और समतल, मतलब समान तरीके से हवा, स्टेबल तरीके से हवाएं चलती है, इसलिए इसे स्टेबल आपके क्या कहा जाता है, लेयर भी कहा जाता है। और इसी स्टेबल लेयर में हम एरोप्लेन, क्या है, एरोप्लेन को उड़ाते हैं बच्चों। किसको उड़ाते हैं, एरोप्लेन को, क्योंकि स्टेबल है, आसानी से जो जहाज है उड़ता है, हवा का जो है ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद इसी लेयर में जो है आपको यहाँ पर मिड जो आपके इस लेयर में आपके ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर ये क्या करते हैं बच्चों, तो ये आपके O3 बनाते हैं, और इसी O3 को, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली O3 को ही ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत को नापने की इकाई बच्चों डॉप्सन है। क्या है, डॉप्सन है। तो डॉप्सन इसकी इकाई है, O3 इसका फॉर्मूला है, और ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ये क्या करती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। जो भैया हमारा जो सूर्य होता है, सन जो होता है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को जो है ये क्या करती है, आपको कंज्यूम करती है, खा जाती है, और जिसके कारण जो इफेक्टिव अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे शरीर को या इस धरती के सरफेस को डायरेक्ट टच नहीं कर पाती है। दूसरा, ये जो लेयर है ये प्रभावित है, और वो प्रभावित है मानव के द्वारा, और मानव मतलब ह्यूमन के द्वारा, क्योंकि ह्यूमन यूज कर रहा है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये परत जो है वर्तमान में क्या हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी, और ये सारे मंडल हो गए। ये हो गया आपका कौन सा मंडल, समताप मंडल इज द राइट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सामान्यतः जायद मौसम से जुड़ी नहीं है। जुड़ी, जायद मतलब होता है, देखो बच्चों 3 टाइप के आपके यहाँ पे सीजन होते हैं एग्रीकल्चर को लेकर, क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर। सबसे पहला होता है रबी। क्या होता है, रबी। रबी वो सीजन है जो सोवन किया जाता है ना, सोन किया जाता है, मतलब आपके लगाया जाता है, बोया जाता है। रबी का अगर हम जैसे अभी कहें तो अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है बच्चों, और कट किया जाता है मार्च अप्रैल में, ठीक है। कब किया जाता है, मार्च अप्रैल में, मतलब हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च से अप्रैल में, दैट इज रबी। और इसमें मेन जो आपके प्रोडक्शन है, जैसे आपके वीट हो गया, यानी गेहूं हो गया, है ना, उसके बाद आपका चना ग्राम हो गया, है ना, पीस मतलब मटर हो गया, ये सारी चीजें जो है आपकी क्या है, रबी की फसल है। अगला है खरीफ। खरीफ जो क्रॉप है इसको आपके सोवन किया जाता है, ये किया जाता है आपका जून जुलाई में,
या तो जून या जुलाई में, और कट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, ये है आपका कौन सा खरीफ। खरीफ में आपका राइस आ गया है ना, मेन जो है राइस, सोयाबीन, ठीक, ग्राउंडनट, दैट इज खरीफ, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, रबी और खरीफ के बाद जो आपके बचा हुआ टाइम, जैसे मार्च अप्रैल के बाद मई जून आता है ना, क्या आता है, मई आता है। तो मई में जो है आपके क्या होता है, लगभग 45 डेज का टाइम मिलता है। इसमें क्या किया जाता है, कैश क्रॉप लगाई जाती है, जायद फसलें लगाई जाती है जो कि शॉर्ट टाइम की होती है, जैसे कुकुम्बर हो गया, है ना, बीटर गग हो गया, जैसे आपका मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, देयर इज जायद क्रॉप्स। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप जायद नहीं है, तरबूज है, बिल्कुल है, खीरा है, ये भी है, और करेला है, ये भी है बच्चों। सूरजमुखी नहीं है, सूरजमुखी एज आ आपके यहाँ पे आपके आंसर आएगा, सूरजमुखी जो है ये क्या है, एक रबी क्रॉप। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो चीजें हैं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। महासागरों की ज्वार और लहरों में उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओशन टाइड्स एंड वेव्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट। बताइए किसको जनरेट करने के लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान से सुनो, महासागर मतलब आपके ओशन होता है। ओशन में जब आपके जो लहर ऊपर चढ़ती है तो इसे टाइड कहा जाता है, और यही लहर जो है जब आपके नीचे आती है तो इसे इब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इब। हिंदी में इसे कहा जाता है ज्वार और इसे कहा जाता है भाटा। ठीक, तो ये ज्वार भाटा आपके होता है, और इस ज्वार भाटे से क्या किया जाता है, जब ये ऊपर चढ़ता है नीचे आता है तो इससे बिजली भी उत्पादन की जा सकती है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा और बिजली उत्पादन के लिए। बाकी खाड़ी खनिज और गर्मी इसके लिए कोई इसका यूज नहीं होता। बढ़िया इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया बच्चों। एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया जिसको कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो आया था 1986 में। साथ ही साथ आपको एक और याद रखना पड़ेगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो ये आता है 1972 में। ठीक, ये थोड़े से प्रो लेवल के आपके क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसको लिख लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक, नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, वर्ष 1919 में हंटर कमीशन जो है इसको बनाया गया था। बच्चों बताओ कि हंटर कमीशन जांच किस घटना की जांच करने के लिए बनाया था। द हंटर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन्वेस्टिगेशन विच ऑफ द इंसिडेंट्स। तो बच्चों हंटर कमीशन जो है आप देखेंगे 1919 का इंसिडेंट है, तो 1919 में इंसिडेंट कौन कौन से हुए थे, वर्नाकुलर पेस एक्ट नहीं हुआ था, कामठा गारो विद्रोह नहीं हुआ था, चंपारण भी नहीं हुआ था। हुआ था क्या बच्चों, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को जब आपके क्या किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। उस विरोध में दो पंजाब के नेताओं को, सैफुद्दीन किचली है ना, और इनको जो है आपके गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है बच्चों पंजाब के लोगों ने, अमृतसर के लोगों ने आपके इकट्ठा होकर जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना जो है आपकी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मीटिंग की। लेकिन उसमें जनरल डायर को लगा कि ये इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी मतलब आपके कोई संदिग्ध गतिविधि करने वाले हैं, तो ऐसे में आपके जनरल जो आपके डायर है उसने क्या किया, इन निहत्थे लोगों पर उस बाग के, जलियांवाला बाग के आसपास से पूरा घेर लिया और फिर ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। किस सम्मेलन में अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिवेशों को घाटे से निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। बच्चों यहाँ पे ध्यान देखिएगा, विच कॉन्फ्रेंस इज एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का पर्पस यही है कि बच्चों को बस बाहर करना है। ठीक, टू एड्रेस टू द एक्सटर्नल सरप्लस एंड अ डेफिशिएट एंड इट्स मेंबर। देखो आईएमएफ जो होता है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, मॉनेटरी फंड होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है बच्चों जुलाई 1944 में, और ये जो फॉर्मेशन हुआ एक आपके समिट में हुआ है, वो था बच्चों समिट ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स जगह है बच्चों, इस ब्रिटेन वुड्स में एक समिट हुआ जहां पर आईएमएफ की फॉर्मेशन हुई, साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक भी बना। क्या बना बच्चों, वर्ल्ड बैंक भी बना। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक साथ एक ही सम्मेलन में बने गए थे, और ये भी किस सम्मेलन में, ब्रिटेन वुड, और कब, आपके जुलाई 1944। इन दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम जगह है बच्चों, वॉशिंगटन डीसी। कहां पर है बच्चों, वॉशिंगटन डीसी, जो कि कहां है, यूएसए में है, अमेरिका में है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और आपके ये। अगला है सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी, उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू की गई। बच्चों यहाँ पे इन विच ईयर द उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल इज लॉन्च्ड। बच्चों ये मोदी गवर्नमेंट के प्लान है। जब मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी 2013 में, आफ्टर 2013 इन्होंने क्या किया, आपके जो पुराने बल्ब होते थे 100 वाट के, 20 वाट के, है ना, ये क्या करते थे, ज़्यादा बिजली का कंज्यूम करते थे, तो इन्होंने एलईडी लाया, है ना,
लाइट इमिटिंग डायोड लाए। लाइट इमिटिंग डायोड से क्या किया गया, तो इन एलईडीज से एक योजना चलाई गई कि भैया सबको अफोर्डेबल तरीके से मिले, सस्ते दामों में मिले, और ये एलईडीज का जो है स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 2015 में। ठीक, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स हैं और इन प्लान्स को लेकर, प्लानिंग को लेकर, लाइक कोई भी योजना को लेकर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए प्रिपेयर रहे। अगला है सुंडा जल डमरुद्ध। सुंडा जल डमरुद्ध जो है ये बताइए किस सागर में है बच्चों। सुंडा जो है ये आपके जल डमरुद्ध का मतलब होता है स्ट्रीट। क्या होता है, स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या करती है, दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है और दो लैंड बॉडीज को आपस में सेपरेट करती है। ठीक, तो दो वाटर बॉडीज को आपकी क्या करती है, कनेक्ट करती है, और दो लैंड बाउंड्रीज को आपस में सेपरेट करती है, दैट इज स्ट्रीट। तो स्ट्रीट जो है ये है बच्चों जावा सागर में, ये है बच्चों अंडमान निकोबार के आसपास है ना, जावा सागर है ना, यहीं पर है आपका कौन सा स्ट्रीट, सुंडा स्ट्रीट। अगला है खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था खरीफ। खरीफ मतलब आपका आता है बच्चों, ये आता है सर्दी, है ना। खरीफ मतलब क्या होता है, सॉरी, खरीफ मतलब होता है बच्चों जो आपके जून जुलाई में लगाई जाती है, और जून जुलाई में आपको पता है कि क्या आती है, बारिश आती है ना, मतलब रेनी सीजन होता है। क्या होता है, रेनी सीजन होता है। दूसरा आपके रबी। रबी जो है ये बढ़ जाती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में आपकी ठंडी आ जाती है, मतलब विंटर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये पैरेलल आपके होगा वही आपका आंसर होगा। विंटर रेनी गलत हो गया है ना, समर रेनी गलत हो गया, रेनी और विंटर ये इज द राइट आंसर, क्योंकि यही इसका क्या है, वास्तविक उत्तर भी है। अगला है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन के इज अ राइट आंसर बिकॉज साइनोक्लोबोलामिन जो है यही हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। हमारी शरीर में जैसे ही कि कभी चोट लगती है तो उस चोट लगने के बाद उसे जो है दबा दिया जाता है कुछ समय के लिए, और दबाने के बाद वहीं पर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहीं पर सेल्स डेवलप हो जाती है। उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है विटामिन के। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है आपके परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों परसेंटेज पूछ लिया है। आपके वायुमंडल में कंपोजिशन जो है, नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो सबसे ज़्यादा है, 78% है। फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजन O2 का जो कंपोजिशन है वो है अप्रोक्स 21%। देन उसके बाद आपके ऑर्गन हो गया। देन उसके बाद CO2 की अगर हम बात कर ले तो ये है 0.03%। ठीक, तो दैट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि 0.03% किसका है, CO2 का है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, मानव कान द्वारा लगभग से कम आवृत्ति की ध्वनियों को पता नहीं लगाया जा सकता। बचाओ, साउंड फ्रीक्वेंसीज लोअर देन दी अप्रोक्सीमेटली कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझना होगा। तीन तरह के जो है आपके यहाँ पे आपके जो है साउंड्स होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अपश्रव्य जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है, फिर है श्रव्य जिसे हम ऑडियोबल जो है आपके रेज कहते हैं, और जो है एक है पराश्रव्य जिसे हम अल्ट्रा जो है आपके यहाँ पे रेज कहते हैं। ठीक, तो ये देखेंगे इनकी फ्रिक्वेंसी जो है, अगर ये बिलो 20 से कम है, 20 हर्ट्ज से अगर फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, तो वो अपश्रव्य में आती है। और ये 20 से आपके लगभग क्या है, आपके 20K के बीच में अगर है तो ये कैसी है, आपका यहाँ पे श्रव्य है। और अब अगर हम बात करें 20K से आपके ज़्यादा है, प्लस है, तो ये कैसी है बच्चों, पराश्रव्य है। तो मानव कान जो है बच्चों इतनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, यही लिखा गया है। कितनी ध्वनि को नहीं सुन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे अगर कम होगी, 20 से कम होगी, तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20। 20 हर्ट्ज से अगर कम होगी तो नहीं सुन पाएंगे। ये भूकंपी तरंगे होती है बच्चों जिनका हम पता लगा नहीं सकते। फिर उसके बाद ये वो होती है जिनको चमगादड़ आपका पता लगाती है, और ये वो होती है जिनको मनुष्य पता लगा लेता है। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस जो है गैस कहलाती है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस वो कंडीशन है बच्चों, क्या होता है जब ठंडे प्रदेशों में, कोल्ड रीजन में, कहां पर बच्चों, कोल्ड रीजन में, कोल्ड रीजन में होता क्या है बच्चों, तो कोल्ड रीजन में क्या होता है, जब आपके सूर्य कभी कभी का दिखाई देता है, तो ऐसे में जब वहाँ पे सन आता है तो सन से रेज आती है, और उन रेजों को आपके क्या किया जाता है, कांच के बड़े बड़े कंटेनर बना लिए जाते हैं, और इन कंटेनरों में आपके बीच में जो है आपकी क्या की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है कि जो ये रेज आई है इसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है। तो ये रेज आती है और रेज रिफ्लेक्ट तो वापस हो जाती है सरफेस से टच होकर, तो ऐसे में यहाँ पे CO2 छोड़ दिया जाता है, और
और इस CO2 छोड़ने के कारण ये रिफ्लेक्शन जो है इसका नहीं हो पाता है, इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेंटेन क्या करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी हो सकता है ठंडे प्रदेशों में। ऐसे में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए CO2। और इसके लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि अभी एल्बिडो जो हो रहा है, जिस तरह से सन रेज आ रही है अर्थ के, उसमें अभी कभी देखे होंगे कि कभी कभी बादल बन जाते हैं, तो बादल बनने के कारण या आपके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो CO2 का लेवल बढ़ रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं तो CO2 बढ़ रहा है, और आपके इलेक्ट्रिसिटी आपके प्रोडक्शन और थर्मल पावर प्लांट से CO2 वो भी निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर CO2 जैसे जैसे आपके बढ़ रहा है तो आपके वर्ल्ड में या अगर कहें कि इस पृथ्वी के ऊपर भी हमें आपके ग्रीन हाउस इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, तो जैसे जो रेज आती है वो रेज रिफ्लेक्ट होना वापस चाहती है, लेकिन बादल बन जाते हैं और बादल के नीचे CO2 आ जाती है, इसके कारण आपके टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, आपके ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन आ रही है। ठीक, तो ये सारे रीजन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो है आपकी ICC पुरुष क्रिकेट समिति। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ICC पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अप्रैल 2020। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमिटी इन अप्रैल 2025? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इससे पहले गर्ग बार्कले थे और गर्ग बार्कले को हटाकर ICC के नए चेयरमैन जो बने हैं वो बने हैं सौरव गांगुली। कौन बने हैं? सौरव गांगुली। किसको रिप्लेस किया है? गर्ग बार्कले को। राइट आंसर है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज देखेंगे साइंस, फिजिक्स है ना, बायो है ना, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके सारे क्वेश्चंस करवाने के साथ साथ करंट के भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। इनका एक ही पर्पस है कि स्टेज 2 में आप अपने झंडे गाड़े बच्चों, अपने अच्छे से मेहनत करें और इस मेहनत का जो आपके फ़ायदा है वो आपको स्टेज 2 के एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। आप कंटिन्यूस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं बच्चों। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फोर्स डिफेंस एकेडमी का ये चैनल, और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।